सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट के साथ मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार। नाजरीन, ज़मीनें जगह से खिसक रही हैं, पहाड़ रुई के गालों की तरह गिर रहे हैं, घरों को पानी के रैले सूखे पत्तों की तरह गिरा रहे हैं, पूरे ख़ानदान बड़े बड़े सैलाबी रैलों की नज़र हो रहे हैं, ग्लेशियर्स फटकर अपनी हुदूद से निकल रहे हैं और आबादियों का रुख कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से शुमाली इलाका जात बिलखुसूस बुनेर, स्वात, सवाबी शदीद बारिशों, ग्लॉफ और क्लाउड बर्स्ट की लपेट में हैं। इन इलाकों में क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, पूरे ख़ानदान सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। ये वही हालात हैं जिस पर गुज़िश्ता कई अरसे से आवाज़ें उठ रही थीं, यानी कि मौसमियाती तब्दीलियाँ। लेकिन ये तब्दीलियाँ इतनी तबाहकुन भी हो सकती हैं, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। नाजरीन, एक लम्हे को यकीन करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की तबाहकारियों से मुतासिर होने वाला पहला मुल्क बन चुका है। जी हाँ, पहला मुल्क। ये कोई छोटी बात नहीं, कोई मजाक नहीं, ये शदीद परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीलियों की शुरुआत है जो आने वाले अरसे में मज़ीद संगीन होगी, ख़तरनाक होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इन आफात से निमटने के लिए तैयार हैं? इसका सद्देबाब कैसे किया जाएगा? लोगों को इसकी तबाहकारियों से कैसे बचाना है? और शुमाली इलाका जात की खूबसूरती को मलिया मेट होने से बचाने के लिए हमने अभी तक क्या तैयारी की है? अब तक कितना नुकसान हो चुका है? इन्हीं सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी डॉक्टर हिरा एहसन साहिबा, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बुनेर हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ बताइएगा। इस वक्त आप यकीनी तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं, फील्ड के दौरे कर रही हैं। अब क्या इस वक्त सिचुएशन है? कितनी तबाहकारी आप अपनी आंखों से देख चुकी हैं? क्या बता सकती हैं नाजरीन को? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। जैसे आप जानते हैं कि ये बुनेर की तारीख़ में सबसे बड़ा जो है संगीन सानहा पेश आया है। हमारी 3 तहसीलें जो हैं ये मोस्ट अफेक्टेड हैं, डगर, चगरज़ई और गदेज़ी। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ सर्च एंड रेस्क्यू के हवाले से कि अभी भी हमारी टीम जो हैं डिप्लॉयड हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड 228 जो हैं वो डेथ का लेटेस्ट फिगर मैं आपको दे रही हूँ आज का। आर्मी है हमारे साथ जी, रेस्क्यू के पर्सनल हैं, पुलिस हैं और सबसे बढ़ चढ़ कर जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो हमारे जो फील्ड की टीम्स हमने डिप्लॉय की हुई हैं इन सारे अफेक्टेड एरियाज़ में, उनके साथ मिलके सर्च एंड रेस्क्यू एंड ऑल्सो रिलीफ इज़ टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। एक तो लोगों के घर जा चुके हैं, फिर ज़ाहिर खाने पीने का सबसे बड़ा मसला होता है, छोटे छोटे बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन बहुत मुतासिर होती हैं, क्योंकि जिस तरह के मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं, इतना आसान नहीं होता वहाँ पर चलना फिरना, आगे की जानिब बढ़ना। तो किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से ये ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल, ये जो एरिया है ये बेसिकली एक वैली है और इसमें ये है कि मलबे तले ऑलमोस्ट 40 to 45 फीट जो रबल है उसके नीचे लोग दफन हुए। और इसमें हमने एक्सकवेटर्स, डंपर्स, सोनार्स, स्निफर डॉग्स, उन सब को ना मल्टीपल इन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके हम लोगों को निकाल रहे हैं। एक मसला ये ज़रूर आता है कि बॉडीज़ इस तरह की सिचुएशन में डिकम्पोज हो जाती हैं और उनको आइडेंटिफिकेशन में मसला आता है। एक ये जो अच्छी इस साइड में एक पॉजिटिव साइड ये है कि वेदर हैज़ बिन स्टेबल नाउ, तो इस वजह से रोड एक्सेस है हमें। कल और परसों बारिश थोड़ी हुई थी, तो जिन ब्रिजेस पे, जिन रोड्स पे हमने काम शुरू किया था वो टेम्परेरीली थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन फिर ज़िले इंतज़ामिया और जो इदारे हैं उनकी हेल्प से हमने उन्हें वापस उन पर
रेस्टोरेशन का काम हो गया है। इसके अलावा रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने पूछा, हमने टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन के कैंप्स जी सारे इन अफेक्टेड एरियाज में किए हैं। इसके अलावा 12 मेडिकल हमारे कैंप्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत भरपूर तरीके से जो है इन्वॉल्व है। डीसी ऑफिस जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से लॉजिस्टिक हब डिक्लेयर हो चुका है। तो जितनी भी हमारे पास एड है, जैसे पीडीएमए के हमारे पास 34 ट्रक्स अभी तक आ चुके हैं, जितनी भी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ से हम डिस्पैच करते हैं उन एरियाज़ पे, और फर्दर हमारी जो फील्ड टीम्स हैं और जो हमारी वहाँ पे स्टाफ है वो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अफेक्टेड एरियाज़ में जो फूड है, एनएफआईज हैं, जो दीगर ज़रूरियात हैं। ठीक है। अच्छा हिरा साहिबा, जिस तरह से आप बता रही हैं बड़ा खुश आइंदा यकीनी तौर पे मौसम चूँकि स्टेबल हो चुका है तो आप लोगों को काम में भी आसानी होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़े आराम से हो रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से 2 बड़े तबाहकुन स्पेल्स की प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 10 सितंबर तक ये सूरत हाल दोबारा बन सकती है। इसके लिए कितना तैयार हैं, लोगों को वहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, प्रिपेयर्डनेस कितनी ज़्यादा है इस वक्त? देखिए, प्रिपेयर्डनेस जो है वो मल्टीपल फ्रंट्स में काम कर रही है। हम लोग जो लोकल्स हैं उनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, ये नदी नालियों का रुख ना करें। इसके अलावा हमारी एक प्रॉपर मीडिया स्ट्रैटेजी है वो डिप्लॉय हुई भी है, जैसे आपके चैनल दूसरे चैनल के तवस्सुत से हम ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने जी डेटा कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ताकि एग्जैक्ट फिगर्स हमें पता हों और उसके अकॉर्डिंग हम नीड्स असेसमेंट की बेसिस पे ना अपनी फ्यूचर की जो स्ट्रैटेजी है ना वो बताएं। तो डेफिनेटली हालात मुश्किल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत कोऑर्डिनेटेड एक तरीके से काम कर रहे हैं, और हमें सपोर्ट जो है वो एक आर्मी की हो गई, रेस्क्यू की हो गई, दूसरे ज़िले जो हैं उनसे हमने अपने पर्सनल मंगवाए हैं। तो it's a joint operation and it's tough but it's ongoing। ठीक है मेहरा साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम भी यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद परेशानियों का सामना ना करना पड़े और जितना कम से कम नुकसान हो उतना बेहतर हो। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं तौफीक पाशा साहब, माहिर माहौलियात हैं, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद इरफान विर्क भी हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर। दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त तौफीक पाशा साहब, क्लाइमेट चेंज है, इसके हवाले से पहले बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। ये नहीं हो रहा कि ये हमारे लिए कोई नई चीज़ है। हमारी प्रेपरेशन कितनी थी? अगर प्रेपरेशन थी तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की जानें ज़ाया होना, इतना बड़ा डिज़ास्टर फिर क्यों पॉसिबल हो सका? तौफीक साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल आपको सुन सकता हूँ जी। मैं क्या कहूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि बारिश होने से लोगों को मरना नहीं चाहिए। ये तो बारिश है, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा है, अनयूजुअल बारिश है, क्लाइमेट चेंज का असरात हैं, लेकिन लोगों का मरना और इतनी तादाद में लोगों का मरना ये बहुत अफसोसनाक है। इसका मतलब है कि हम तैयार नहीं थे, सिंपल सी बात है जी। सही। अच्छा इरफान विर्क साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे गए हैं। DGISPR उसमें मौजूद थे, इसके अलावा वज़ीर इत्तला तारड़ थे, वो तमाम तर चीज़ें बता रहे थे। NDMA के हवाले से भी तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वाज़ेह किया गया है तकरीबन 600 से ऊपर अमवात जो कि डिक्लेयर हो चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पानी में बह चुके हैं जिनका भी अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए भी ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या समझ रहे हैं खुदा न खास्ता ये कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है और इसके सद्देबाब के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए जी, जैसे तौफीक साहब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने जब एक मानसून की सीजनल फोरकास्ट जारी की थी, उसमें ये लिखा था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं सीज़न के अंदर, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा जो पाकिस्तान महकमा मौसमियात ने गाहे बगाहे अपनी एडवाइजरी और प्रेस रिलीज़ जिसमें जो 12 अगस्त को एक वेदर एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें ये लिखा गया था कि मूसलाधार बारिश और शदीद मूसलाधार बारिश बलाई खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो इन इलाकों में होगी। तो उसमें बाकायदा जो 15 से हमने 18 तक 19-20 तक जो है ना 19 तक जो है ना वो वेदर की जो है वो एडवाइजरी दी गई थी। तो अभी भी अगर आप देखें तो अब ये वाला जो स्पेल है ये साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ है और अगले 2 दिन में ये सिंध और बलूचिस्तान के
बेशतर इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश करेगा, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा है। और इस तरह की एडवाइजरी जो है महकमा मौसमियात गाहे बगाहे वो जारी करता रहता है। सही। अच्छा इरफान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ग्लोव के हवाले से बड़ा सुना जा रहा है जो ग्लेशियर का फटना होता है, इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट है। वैसे तो क्लाउड बर्स्ट अब एक नई टर्म नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े तवातुर से अब सुनने को मिल रही है। इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है या आप क्या समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ये असरअंदाज होती हैं? ज़रा इस हवाले से नाजरीन को भी बताइएगा और सुनने वालों को, ताकि अंदाज़ा हो सके कि इससे किस तरह से बचाव मुमकिन है। देखें जी, जो मूनसून है, मूनसून में हमारे इलाकों में अक्सर जो है वो मूसलाधार बारिश जो है देखने को मिलती है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारे जो मूसलाधार बारिश है इसमें शिद्दत आ चुकी है, जिसके बायस कोई छोटे सारे एरिया में थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा शदीद बारिश जो है ना के वाक़यात जो हैं इधर उधर जो है दूर दराज इलाकों में वो हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ है मौसमी तब्दीली की वजह से। और जो आप गुलाफ की बात करते हैं, तो गुलाफ के हवाले से हमारा जो शुमाली इलाका जात हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था। इस हवाले से हमने एक प्रेस रिलीज भी इशू की थी कि इसकी वजह से ग्लेशियर्स जो होंगे उनकी मेल्टिंग बढ़ जाएगी। उसकी मेल्टिंग बढ़ने से जो है दरियाओं में पानी का फ्लो जो है ना उसमें इजाफा हो जाएगा। इसलिए जब मूसलाधार बारिश किसी भी इलाके में आती है और साथ गुलाफ का इवेंट ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं वो भी पानी आ रहा होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे जो है ना उस की शिद्दत जो है ना वो बढ़ जाती है। सही, ठीक है, साथ ही रहेगा। तौफीक पाशा साहब, अब चूंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि मौसम की वजह से, कम से कम बारिशों की वजह से लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब जा चुकी हैं। आगे आने वाले दिनों में भी मज़ीद 2 स्पेल्स ऐसे बताए गए हैं जो कि 10 सितंबर तक आएंगे, जिनमें बड़ी तबाही खुदा न खास्ता हो सकती है और उनका रुख सिंध की जानिब भी हो सकता है। कराची में भी बड़ी बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। आज से हम देख रहे हैं कि सिलसिला शुरू हो गया है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से थोड़ा सा अगर हम बात करें, किस तरह की होनी चाहिए और इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए हमें प्रायर क्या करना चाहिए? देखें, इस पे हमने बहुत मरतबा बात की है, और जब आग लगी तो कुआं खोदने चलें तो आप शायद आग को बुझा ना सकेंगे। ठीक है जी। और जो होना है नुकसान वो होगा, थोड़ा सा उसको सेव कर सकते हैं। कराची में अभी मेरे पास शाम पे मलीर में पिछले 2-2.5 घंटे से मूसलाधार बारिश हुई है। मुझे नहीं याद पिछले कुछ 30-40 साल में इतनी बारिश शायद हुई होगी, लेकिन याददाश्त इंसान की जो है ना वो भी बहुत कमज़ोर होती है। तो मूसलाधार और बहुत हेवी रेन बगैर रुके हुए कंटिन्यूसली हुई है। अब हमारे शहरों में हम क्या कर सकते हैं? अर्बन फ्लडिंग की तो हम बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, तो शहरों में नाले वाले ये साफ कर लेते हैं, लेकिन अब नाले भी तो हमारे बहुत कम हो गए हैं और बहुत नैरो हो गए हैं। हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये एक जुमला है, उसको याद रखने की जरूरत है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एक हमारा एक 10 साल 15 साल पुराना वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री, उसमें भी हमने ये जुमला यूज किया था। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, चाहे बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियां थोड़ी सी वैसे कम होती गई हैं, लेकिन हीट जो है हमारे यहाँ बढ़ता रहा है, और बारिश इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है। पहले पैटर्न होता था और अब पैटर्न भी नहीं है। तो ये तो होने वाला है, और हमें जो हम थोड़ी बहुत बचत इस वक्त कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। लोगों को दरियाओं के किनारों से दूर हट जाना चाहिए। जो बिल्कुल पहाड़ी इलाके में जो है, जो छोटे छोटे गांव और शहर आबाद हुए हुए हैं दरिया के किनारे, उन लोगों को वहां से हटने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं। इस तरह की मट्टी और पत्थर आते हुए हम लोगों ने तो नहीं देखा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि रिकॉर्डिंग डिवाइसेस इतनी नहीं होती थी पहले दिनों में, लेकिन कम से कम कहानियों में और बातचीत में तो लोग बात करते हैं ना। इस मर्तबा तो हमने ट्रक के साइज के पत्थर को पानी के साथ में आते हुए देखा है, ये किसी ने पहले देखा नहीं है। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इसके लिए हमें तैयारी, इससे टाइम लगेगा तैयार होने में, अगर हम इसको सीरियसली लें और इसकी तैयारियां करें। एक और चीज़ है, आपको पता होगा कि 6-7 साल हो गए जो हमारे रेडार्स और दूसरा इक्विपमेंट, अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट लगना था, वो 6-7 साल हो गए, वो नहीं लगे हैं। तो हमारे पास वैसे भी कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है।
आपको जितने वीडियोस नजर आ रहे हैं उसमें लोग सीटियां बजा रहे हैं। एग्जैक्टली। हमें शर्म आनी चाहिए। ये 2025 है, हमारे पास साइरन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेस्क्यू, प्रिपेयर्डनेस, जब पता है 5 दिन पहले 6 दिन पहले ना हो कोई बात नहीं, आपने तैयारी की, बारिश नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है बच गए। लेकिन आपको वार्निंग मिलती है और आप तैयार नहीं होते हैं और अगवा होती है, ये शर्म की बात है। सही। मेरे ख्याल से इस वक्त बारिश और सैलाब तो डुबा रहा है, हमें वैसे चुल्लू भर पानी में भरना चाहिए जिस तरह हमने ये हालत की हुई है शहरों की। और हम अर्बन फ्लडिंग की बातें करते हैं, गांव वालों का क्या हो रहा है? जो देही इलाके में लोग हैं, जो हमारी फसलें हैं, उनको भी वार्निंग हो तो वो भी कुछ तैयारी कर सकें। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वेबसाइट्स देख लेते हैं, बाहर की वेबसाइट्स देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है। हम आपस में जितने लोगों को वार्न कर सकते हैं कर देते हैं, हम अपने सोशल मीडिया के जरिए कर देते हैं। लेकिन ये एक स्टेट लेवल का मसला है और इसे स्टेट लेवल पे हल करने की जरूरत है जी। ये क्लाइमेट चेंज ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि किसी एक मोहल्ले में हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। We really need to take this very seriously जी। जी ठीक है सर, साथ ही रहेगा। इरफान साहब, अब आगे क्या देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं? 10 सितंबर तक का एक और टाइम दे दिया गया है कि 2 बड़े स्पेल्स इसमें आ सकते हैं। कौन कौन से रीजन्स को मुतासर कर सकते हैं, इस हवाले से बताइएगा। और इनकी जो शिद्दत होगी वो क्या हो सकती है, और फिर क्या इसके बाद भी हम मजीद स्पेल्स देखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि मॉनसून इस दफ़ा थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है। देखें जी, अभी ये वाला स्पेल जो है ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगले 2 से 3 रोज़ जो है ये सिंध के बेशतर इलाकों में, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में जो है ना ये मूसलाधार बारिश करेगा। नदी नालों में तुगयानी भी आने का अंदेशा है और अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा है। इसके जैसे ही ये सिस्टम ख़त्म होगा उसके बाद एक स्पेल हम अगस्त के आखिरी हफ्ते में देख रहे हैं, जो कि 23-24 को जो है ना वो पाकिस्तान में एंटर हो सकता है, जिसमें जो बलाई इलाकों में जो है ना उसमें अगेन से पहले बलाई इलाकों में बारिश होगी, फिर वो साउथ में, फिर वो दोबारा, जिस तरह ये पैटर्न था इस स्पेल का उसी तरह का वो पैटर्न होगा। बलाई इलाकों में वो पहले बारिश करेगा, फिर वो साउथ पार्ट में वो बारिश करेगा। तो जैसे ही सितंबर के महीने का आगाज होगा कि उस सितंबर के महीने में भी हम देख रहे हैं कि मानसून की बारिशें होंगी, लेकिन अभी फिल वक्त उसकी इतनी शिद्दत नहीं लग रही। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा, जब ये मॉनसून ख़त्म होगा तो उसके बाद भी एक स्पेल हमने सुना है कि कुछ ऐसे एक आधे स्पेल्स हम देखते रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज है। और फिर जब सर्दियों की बारिश होगी उस हवाले से भी थोड़ा सा अगर हम प्रायर जान लें, अपने नाज़रीन को भी थोड़ा सा समझा सकें, देखने वालों को भी बता सकें कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है गर्मियाँ हो, सर्दियों की बारिश हो, मॉनसून का स्पेल हो, जो भी होगा धुआंधार होगा और इसी तरह से खुदा न खास्ता तबाही लेकर आएगा। देखिए जी, जो मौसमियाती तब्दीली है उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ बारिश ही होगी उसकी वजह से। मौसमियाती तब्दीली में आपका ये हो सकता है कि अगर बारिश हो रही है तो यकदम बारिश रुक गई और आपके पास एक ड्राई स्पेल आ गया और ड्राई स्पेल प्रोलॉन्ग कर गया। वो ड्राई स्पेल प्रोलॉन्ग करने से आपके लिए और मसले मसाइल बनते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि स्मोक का सीजन आ जाता है। स्मोक में जो है ना वो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो हमारे पास जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो चीज़ें रूनुमा हो रही हैं, जो ये वेदर सिस्टम्स आ रहे हैं, ये डिफरेंट नौइयत के हैं। हीट वेव आती है तो शदीद हीट वेव आती है। अगर आपको ड्राई स्पेल मिल रहे हैं तो वो शदीद ड्राई, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में जो सर्दियों की बारिशें हैं वो बहुत कम हो रही हैं। सर्दियों में बहुत कम बारिशें हो रही हैं, ठीक है। तो और इससे जो है वो स्मोक का जो पीरियड है वो उसका दौरानिया जो है वो बढ़ गया है, जिससे और किस्म के मसले मसाइल जो है ना वो क्रिएट हो रहे हैं। इसको हम, जैसा कि तौकीर साहब ने कहा कि ये जो हमें इसके लिए कोई तदारक करना पड़ेगा। अब तदारक कैसे करेंगे आप? तदारक करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में आप जो है दरख्त जो है ना उनको एक सिस्टमेटिकली एक जो है ना इसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि दरख्तों को लगाएं और किस जगह पे लगाएं और कैसे दरख्त लगाएं। ये एक पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए इसके ऊपर जो है ना, क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीली है, ये सिर्फ और सिर्फ मानसून में तो बारिशों की वजह से होगी ना, कि मानसून में तो बारिशें होंगी। अगर मानसून नहीं होगा तो वो विंटर सीजन आएगा तो आपको ड्राई स्पेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और हो सकता है विंटर की बारिशें आपको सुकड़ जाएं। अगर सुकड़ गई हैं तो थोड़े टाइम में जो है ना वो ज़्यादा बारिश हो जाए विंटर की, लेकिन विंटर की बारिश से जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना वो आपकी फ्लैश फ्लडिंग जो है ना वो नहीं होती। सही।
अच्छा तौफीक साहब, चूँकि हम ज़ाहिर बात कर रहे हैं इसके तदारुक के लिए, सद्देबाब के लिए, तो आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि शायद अब तो हम बहुत देर कर चुके हैं। तो ऑलरेडी 10 साल से ये बात हो रही थी कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, और आज हम उस जगह खड़े हैं कि हम दुनिया के पहले नंबर पर आ चुके हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज इस तरह से मुतासिर कर रहा है किसी भी मुल्क को, जबकि इसमें जो कार्बन का अखराज है वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। हमें दूसरे ममालिक हमारे लिए ख़तरा बने हुए हैं। तो अब क्या समझते हैं आप कि किस तरीके से फिर इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है? आगे आने वाले कितने साल हमें काम करना होगा जो हम इस तरह की सिचुएशन से बच सकें? देखिए जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ग्लोबली जो मूवमेंट है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और मजीद क्लाइमेट को चेंज होने से रोकना भी है। देखें, छतरी पकड़ना ही नहीं है, धूप से बचने के लिए पाँव के पास जो आग लगाई हुई है उसको भी बुझाना है। तो हमने ग्लोबली भी हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी है, और फिर जो लोकली हमने अपने मुल्क में जो हिफाजती तरतीबें करनी है, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम बारिश को रोक लें या उसको कंट्रोल कर लें। बारिश होगी या जैसे इन्होंने कहा खुश्क साली होगी, कभी कभार ये भी होगा। ये वेरिएबिलिटी है क्लाइमेट में, जैसे मैंने कहा पैटर्न नहीं है। 2 साल ज्यादा होगी, 1 साल कम हो जाएगी, 2 साल कम हो जाएगी, खुश्क साली होगी, सर्दियों में बारिश नहीं होगी। हमने अभी देखा दरिया सिंध बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, रेत उड़ रही थी उसमें। हमने हिफाजती तरतीबें सारी करनी है। शजरकारी यस, लेकिन हम इस वक्त पौधा लगाते हैं, दरख्त नहीं लगाते हैं। पौधे को बड़ा होने में 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं। माहौल को चेंज करने में, आबो हवा को चेंज करने में इसको 25 से 40 साल लगेंगे दरख्त शजरकारी से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो ना करें, लेकिन हमने दूसरी तरतीबें भी करनी है। आप देखें, बहुत सारा जो लैंडस्लाइडिंग और ये जो मट्टी नीचे आ रही है, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से आई है। और हम चाहे कितना भी शोर मचाते रहें, हुकूमत कितना भी शोर मचाते रहे, लेकिन लकड़ी कटती रहती है, जंगलात कटते रहते हैं। इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम। जितने भी ये माहौल से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको जो काबिल लोग हैं, जिनका ये डिपार्टमेंट है, जिनका ये सब्जेक्ट है, उन लोगों को इन्वॉल्व करके एक पूरे मुल्क भर में इस पर काम करने की जरूरत है। देखें, बलूचिस्तान में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे 2 साल पहले भी जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, कितनी जानें जाया हुई थी वहाँ पे। सिंध में जो बारिश हुई थी, सिंध हर सूबे में जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहाड़ी इलाके का मुख्तलिफ है, पंजाब में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सिंध में मुख्तलिफ हो जाता है, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हो जाता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी हमें याद है 2022 की बात है, ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, जब सिंध को इफेक्ट किया था, बलूचिस्तान को इफेक्ट किया था इतने बड़े फ्लड ने। उस वक्त भी हम यही बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और जब हालात इस तरह के बनते नहीं हैं, उस वक्त तक हमें लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन जब हमारे ऊपर आफत टूट पड़ती है तो फिर हम दुआएं मांग रहे होते हैं, आफत से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। यही मॉल अभी भी हमें देखने को मिला। तौफीक पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा मोहम्मद इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाएंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान पर एक ऐसा ब्लॉट बन चुका है जो पाकिस्तान की मईशत को खोखला कर रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक ब्यूरोक्रेट के हवाले से है। सुथरा पंजाब मंसूबा जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शुरू किया था, जिसे शफाफियत को यकीनी बनाते हुए डेवो की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को पंजाब की 22 तहसीलों के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने हज़ारों मुलाजिमीन के साथ इस मंसूबे को लेकर दिन रात सफाई सुथराई के कामों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है, जिसकी एक मिसाल हफ्ता पहले ही देखने को मिली, जब कंपनी को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर हुकूमत की जानिब से तारीफी असनाद से नवाजा गया और इसकी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुल्तान के कमिश्नर आमिर करीम को ये शानदार मंसूबा एक आंख नहीं भा रहा। वो आए रोज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोगों को खुलेआम धमका रहे हैं कि वो डेवो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देंगे और इसमें देर नहीं करेंगे। कमिश्नर अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए मनपसंद ठेकेदारों को नवाजना चाहते हैं। एक शख्स की हठधर्मी की वजह से इस मंसूबे से जुड़े हजारों अफराद का रोजगार और अरबों रुपए के सरमायाकारी खतरे से दो चार नजर आ रही है। हम प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे कि बिला जवाज एक शानदार मंसूबे को सबूताज करने के पीछे क्या अज़ाइम है और हुकूमत की जानिब से इस कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी
या नहीं हो सकेगी? क्या ये अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और इसी तरह से दोनों हाथों से लूटते रहेंगे, नाजायज़ इस्तेमाल करते रहेंगे? हम मौजूद हैं प्रोग्राम में, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी साहब हमें ज्वाइन करें। इसके अलावा मुल्तान से जावेद अंबर ब्यूरो चीफ मुल्तान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिजवान नकवी साहब, आपकी जानिब भी आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ जावेद साहब से, चूँकि वो वहीं पर ही मौजूद हैं, देख रहे हैं ओवरऑल क्या सिचुएशन है। जावेद, मुसलसल 2 रोज़ से हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक इस पर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल आया किसी की जानिब से? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि मरियम नवाज़ की जानिब से जापान में खड़े होकर जब वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रही थी तो इस मंसूबे का बार बार उन्होंने तज़किरा किया और इस मंसूबे को बहुत सराहा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साफ सुथरा प्रोजेक्ट है वज़ीर आला पंजाब का, ऐसा प्रोजेक्ट है जो उनके दिल के करीब है और इसको सबसे ज्यादा वो मॉनिटर कर रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुल्तान की 4 तहसीलों में डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो काम कर रही है और जो तमाम KPIs हैं उसके ऊपर पूरा उतर रही है। शानदार काम हो रहा है, अप्रिसिएशन भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और इस प्रोजेक्ट 2 तहसीलों में जो डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट है उनको खत्म करने पर तुले हुए हैं। और अभी तक 2 रोज हो गए इस मामले पे, लेकिन कोई किसी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। मैं आपको यहाँ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि उनका ये कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो मामला है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भेजा जा रहा है। जो एक नई बात सामने आई है कि जुमेरात के रोज एक मीटिंग कॉल की गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें ये मामला रखा जा रहा है। उसके बाद फैसला होगा कि आया 2 तहसीलों में जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ये जो प्रोजेक्ट है इसको खत्म करने का जो फैसला है वो किया जा सकता है। अगर अब ये इसको खत्म करने का फैसला किया जाएगा तो उसके बाद होगा क्या? यहाँ मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मंसूबा है कि यहाँ पर जो डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसने करोड़ों अरबों रुपए की लागत से यहाँ पर मशीनरी लगाई है, वर्कर्स लगाए हैं और एक शहरों को, देहात को साफ सुथरा करने के लिए यहाँ पे बहुत बेहतर अंदाज में काम हो रहा है। अब जब ये अगर खुदा न खास्ता ये प्रोजेक्ट खत्म होता है तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी कि जो दोनों तहसीलों में जो वो सफाई इस तरह का काम है वो ठप होकर रह जाएगा और उसके बाद नई बिड होनी है, नया इश्तिहार होना है, नया टेंडर होना है और इस प्रोसेस में भी 3-4 माह लग जाएंगे। इसके बाद 3-4 माह के अंदर अगर खुदा न खास्ता ये प्रोजेक्ट खत्म होता है, 3-4 माह जो शहरों की, वहाँ देहात की, तहसील मेलसी और बुरेवाला की सूरत हाल होगी सफाई इस तरह के हवाले से, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। और वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से बहुत ज्यादा जो है ना इस प्रोजेक्ट को करीब से देख रही हैं। और ये आपको ये बताऊं कि ये मुल्तान डिवीजन की वाहिद 2 तहसीलें होंगी जहां पर पूरे पंजाब में ये प्रोजेक्ट कैंसल हो सकता है। तो इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए, जो कि अभी तक कोई किसी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। उनको इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए जो है ना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और यहाँ जो शहरी हैं वो इस प्रोजेक्ट से इतने खुश हैं कि पहले जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम करती थी, सरकारी सतह पे जो काम होता था, बड़े बुरे हालात होते थे शहरों के, देहात के, लेकिन अब जो बेहतरी आई है वो अगर यहाँ पर 2 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट खत्म होता है उससे ना सिर्फ डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को नुकसान हो सकता है, हजारों वर्कर्स को नुकसान होता है, उनके चूल्हे ठंडे होंगे और इसके साथ साथ जो है उनकी साख भी मुतासर होने का खतरा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब को इस मामले में नोटिस लेना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। और ये सवाल बनता है कि आया सिर्फ मुल्तान डिवीजन में ही कमिश्नर आमिर करीम खान इन 2 तहसीलों में, जो कि उनके होम टाउन है, आमिर करीम खान साहब का जो ताल्लुक है तहसील बुरेवाला से है, डिस्ट्रिक्ट उनका बिहाड़ी बनता है और उनके भाई भी काफी सारे टाउन्स चला रहे हैं, ये खबर भी मौजूद है। उनके भाई भी प्रॉपर्टी का लेन देन का कारोबार करते हैं। तो सिर्फ उनकी तहसीलों में ही क्यों ये प्रोजेक्ट खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पूरे पंजाब में तमाम काम जो है वो बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। किसी डिप्टी कमिश्नर ने कोई प्रोजेक्ट कहीं पर भी कोई खत्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कहीं पे भी रुकता है
एक महीना भी बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकेगा। वहाँ सफाई सुथराई के जो इंतजाम है वो धर्म भरम। ठीक है, यही सवाल हम आगे लेकर जाएंगे। रिजवान नकवी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सारे KPIs पूरे हैं, तमाम SOPs को सामने रखते हुए किया जा रहा है, वर्क फोर्स पूरी है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, बहुत अच्छा बड़ा भारी पैसा लगाया गया है, तो सिर्फ ये 20-22 हज़ार लोग नहीं हैं, बल्कि हम बात कर रहे थे कि 20-22 हज़ार ख़ानदान हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो उन लोगों का फिर क्या बनेगा, और फिर कौन से ऐसे मफादात हैं जिसके लिए यहाँ तक सोचा जा रहा है कि इन 2 तहसीलों के अंदर ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जाए? कि ब्यूरोक्रेट्स ने अवामी मुफाद का काम करना होता है, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना होता है। आपने जिस तरह बात की कि 22,000 ख़ानदान हैं, अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो रोल बैक होता है तो 22,000 ख़ानदानों का चूल्हा बुझेगा। आप देखें कि ब्यूरोक्रेट की तारीफ ये है कि उसने, सिविल सर्वेंट ने अवामी मुफाद में पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना होता है, लेकिन ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है कि एक ऐसा शख्स, और अमूमन जो है वो जब हुकूमत ये फैसला करती है किसी को भी किसी अहम असामी पे तैनाती का, तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये आया इसका होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिवीज़न तो नहीं है। चूँकि जब आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या होम डिवीज़न में जाके डिप्यूट होते हैं तो आपके सारे फैसले जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं, आप ग्रे एरिया में चले जाते हैं। चूँकि जो भी वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं जिनके मसाइल को हल करने का आपने ओथ लिया होता है, तो उन लोगों का आपके ऊपर एतमाद जो है वो शेक हो जाता है। जाहिर है अगर ये कमिश्नर मुल्तान की असामी पे बैठे हैं तो जितनी भी तहसीलें या अजला इनके अंडर हैं, जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स या ADCR जो इन्हें रिपोर्ट करते हैं, तो उनके बैनर तले जितनी भी आवाम है, जितनी भी रजिस्ट्रीज हो रही हैं, जितने भी वहाँ पे प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, तो ऐसा कोई भी फ़र्द जिसका कोई हक सलब कर लिया जाए तो वो इनके, अगर कोई बंदा इनसे जुड़ा होगा या इनके ख़ानदान से वाबस्ता होगा तो उसके मुखालिफ कोई भी फरीक खड़ा होने की जरूरत नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी ही इस नतीजे पे पहुंच जाएगा कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ब्यूरोक्रेट अपनी सीट पे बैठ के अपने होम टाउन में इंसाफ भी कर रहा हो, तब भी उसके तमाम फैसले मशकूक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमर करीम खान साहब की बात है, तो ये तो अपनी सीट से इंसाफ भी नहीं कर रहे, चूँकि वहाँ पे कई ऐसे डेवलपर्स हैं जिनको ये फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं। वहाँ पे इनके भाई जो हैं, जो इनका होम टाउन है बूरेवाला में इनके भाई जो हैं प्रॉपर्टी का बड़े पैमाने पे लेन देन कर रहे हैं। वहाँ पे कई ऐसे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनके भाई चला रहे हैं, या तो बराह रास्त चला रहे हैं या फिर पीछे बैठ के चला रहे हैं। तो ये उन प्रोजेक्ट्स का जो है फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं, और वहाँ पे कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनकी वीडियोस भी पोस्ट करते हैं जिसमें ये विजिट्स कर रहे होते हैं। आप देखें, एक कमिश्नर लेवल का अफसर, उसको ये जेब नहीं देता कि वो किसी भी डेवलपर का कारोबार बढ़ाने के लिए या उसका आवाम के ऊपर एतमाद बहाल करने के लिए उसके विजिट्स करे। सवाल जब ये बतौर कमिश्नर, जब इतने इख्तियारात हैं नहीं तो फिर इतने इख्तियारात किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब इस्तेमाल होते हैं तो उनको कोई पूछने वाला क्यों नहीं होता? यही तो हाल है ब्यूरोक्रेसी का, जिसके हवाले से हमने देखा कि अभी हाल ही में ख्वाजा आसिफ भी इतनी बात कर चुके हैं। देखें, बज़ाहिर यही लगता है कि इनके पीछे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, इनके पॉलिटिकल फिगर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुकात तो हैं। आपने जिस तरह ख्वाजा आसिफ के ट्वीट की बात की, तो उन्होंने भी उस ट्वीट में अपनी बेबसी का इजहार किया था ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। चूँकि वैसे तो पॉलिटिकल बॉसेस वही होते हैं, वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, वही इनको अहम असामियों पे लगाते हैं, लेकिन जो लगाने वाले हैं उनकी बेबसी से आप इनके इख्तियारात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पॉलिटिशियन जो हैं वो तो आते हैं 4 या 5 साल के लिए, ये जब एक मरतबा भर्ती हो जाते हैं तो इन्हें ये पता होता है कि इनको इतने लीगल कवर्स हासिल हैं कि ये जब तक 60 साल की उम्र तक नहीं पहुंच सकते, इन्हें नहीं पहुंच जाते, तब तक इन्हें कोई भी इनकी असामी से, इनकी पोस्टिंग से, इनकी सर्विस से जो है वो इन्हें बर्खास्त नहीं कर सकता, इन्हें हिला नहीं सकता। तो यही वो खुद एतमादी है जो इन्हें इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने के लिए जो है वो मजबूर करती है, या फिर ये अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। इनके भाई जो हैं वहाँ पे वसी पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वहाँ पे आम बूरेवाला के अंदर इंप्रेशन यही है कि जिस भी प्रोजेक्ट में क्रीम डेवलपर्स का नाम आ जाए, जो कि इनके भाई चला रहे हैं, ताहिर करीम, तो वो प्रोजेक्ट जो है उसके लिए तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो हरकत में आ जाती है। उसको सरकारी बिजली भी मिल जाएगी, उसको पानी भी मिलेगा, उसकी अप्रूवल्स जो हैं
वो भी जो है फिल फोर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है जो कि इख्तियारात से तजावुज़ के ज़ुमरे में आता है। तो किसी भी बिजनेस मैन के साथ पार्टनरशिप करने का इख्तियार जो है वो किसी भी ब्यूरोक्रेट को नहीं है। तो ये तो उस सारे प्रोजेक्ट में इनके भाई और ये बेनिफिशरी हैं, चूँकि ये बज़ाहिर तो उनसे लाताल्लुक़ रहते हैं, लेकिन जब ये विजिट करते हैं तो इससे इंप्रेशन यही जाता है कि कह रहे हैं कि सारा मसला जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट का आ जाता है, क्योंकि अपनों को किस तरह से नवाजना है वो भी फिर देखा जाता है। टाइम बहुत कम रह गया जावेद, मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये तमाम तर मामला लेके जाया जाएगा, क्या समझ रहे हैं किस तरह का इसका हल निकल सकता है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो सामने रखे जा सकते हैं? क्योंकि कारकर्दगी के हवाले से तो नंबर 1 है, KPIs के हवाले से अगर हम बात करें तो 90 to 100, 95 to 100 इसका स्कोर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सारे हल हैं इसके लिए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जुमेरात को मीटिंग होनी है तो उसमें यही फैसला होना है कि अगर वो कमिश्नर साहब के प्रेशर में नहीं आते और वो अपना फैसला खुद ही करते हैं, अवाम के मफाद में करते हैं, जैसे कि वज़ीर आला पंजाब का जो ख्वाब है कि अवाम को सहूलत फराहम की जाए, उनकी कोशिश है कि अवाम को सहूलत फराहम की जाए, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको मद्देनजर रख कर ये फैसला करते हैं तो उसके हल मौजूद हैं कि आया जब इस कंपनी के जो KPIs हैं वो पूरे हैं 95% से ज्यादा हैं, तो अगर उनको कोई मसला है तो इनको टाइम दिया जा सकता है, राइट, इनके साथ बैठ के बात की जा सकती है। अगर उनको कोई भी मसला दरपेश है तो उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने चाहिए, टाइम दिया जाए और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने से रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो उसमें ये ना सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं है, ये अवाम का भी नुकसान है कि आया जब ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता है खुदा ना खास्ता तो उसके बाद वहाँ सफाई सुथराई की सूरत हाल है वो बहुत ही अबतर हो जाएगी, जिसका नुकसान जो है अल्टीमेट जो है अवाम को होना है। उसका जो है कमिश्नर साहब को भी अदराक करना चाहिए और इस हवाले से जो अगर उनको प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो इससे बाज रहना चाहिए। और जिम्मेदारी बनती है वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि इस मामले को कुछ सलूबी से बिल्कुल ऐसा ही है, परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए फैसला करना चाहिए, ना कि जो है ना किसी प्रेशर में आना चाहिए। ठीक है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ सफाई सुथराई का एक मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला उन लोगों के रोजगार का मसला है, उन लोगों से जुड़े खानदानों के रोजगार का मसला है, उनकी ज़िंदगी का मसला है कि अगर इस तरीके से होता है खुदा न खासा तो फिर कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा, लोग अपनी नौकरियों से जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी साहब, इसके अलावा मुल्तान से जावेद अंबर, हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान, दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मामला है, अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या होता है, हुकूमत की जानिब से क्या इस पर स्टैंड लिया जाता है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो बारहा जिक्र कर चुकी हैं कि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब है, न सिर्फ उनके दिल के करीब है बल्कि शायद अब ये अवाम के दिल के भी बहुत करीब हो चुका है, क्योंकि उनको अपने आसपास बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई नजर आ रही है जो पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।